हेलो बच्चों। तो आज मैं राजेश कुमार, आज मैं आपको एक लेक्चर देने जा रहा हूं जो कि है ईसीजी के ऊपर। ईसीजी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ईसीजी में बेसिकली क्या होता है? ईसीजी जो हमारा हार्ट है, हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी चल रही है, उसके चलते जो हार्ट की मूवमेंट आ रही है, उस इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को नोट डाउन करते हैं हम एक ग्राफ के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी यानी कि इलेक्ट्रो, हार्ट माने कार्डियक, ग्राफ, एक ग्राफ के ऊपर उसकी एक्टिविटी को नोट करना इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहलाता है। अगर हमने ईसीजी को समझना है तो ईसीजी समझने से पहले हमें उसके जो हमारा हार्ट है उसकी इलेक्ट्रिक एक्टिविटी को समझना, यानी कि उसके कंडक्शन सिस्टम को समझना पड़ेगा। मैंने पहले भी एक डेडिकेटिव वीडियो बना रखा है हार्ट की एनाटॉमी के ऊपर, उसके अंदर भी मैंने कंडक्शन सिस्टम समझाया हुआ है। मैं अभी भी बेसिकली आपको थोड़ा सा उसके बारे में पहले बताना चाहूँगा कि हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी होती क्या है। देखिए, ये हमारा हार्ट है। हार्ट के 4 चैम्बर है, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर यहाँ पर एक नोड है जिसे हम बोलते हैं एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड। ये इलेक्ट्रिक इंपल्सेस पैदा करता है जो ट्रेवल करती हुई पहले एट्रियल में जाती हैं, जिसकी वजह से एट्रियल पार्ट ऑफ हार्ट जो है वो सिकुड़ जाता है, ताकि जो यहाँ ब्लड पड़ा है वो प्रेशर से सिकुड़ने से आगे मूव कर जाए। उसके बाद यही इलेक्ट्रिक जो इंपल्सेस है इसको कैच करता है आपका एवी नोड। एवी नोड इसको कैच करता है और नीचे भेजता है थ्रू द बंडल ऑफ हिज। ये फाइब्रस टिश्यू से बने हुए कुछ टिश्यू होते हैं जो कि इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को ट्रैवल करा के आगे भेजते हैं। अब बंडल ऑफ हिज से जब ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस निकलती हैं तो ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। जब ये बढ़ती हैं तो इनका नाम बदल जाता है। एक होता है राइट बंडल ब्रांच, दूसरा होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच, और ये आगे फिर छोटे छोटे फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रकिंजी फाइबर। ये बेसिक मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि कंडक्शन सिस्टम क्या है। अब जब इलेक्ट्रिक इंपल्सेस यहाँ थी तो इसने डीपोलराइज हुआ। ये जो इसका सिकुड़ना है इसको हम बोलते हैं एट्रियल डीपोलराइजेशन। जब इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस यहाँ पे आई तो ये वाला पार्ट डीपोलराइज हुआ। ये डीपोलराइजेशन दोनों पार्ट की और फिर रीपोलराइजेशन दोनों पार्ट की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस से जो हुई है, इसी को हम ईसीजी ग्राफ के ऊपर रीड करते हैं। अब मैं आपको एक और इसके बारे में बता दूं, जो एसए नोड है उसे हम हार्ट का पेस मेकर भी कहते हैं, क्योंकि हार्ट को चला रहा है वो पेस मेकर, वो एसए नोड माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो होती हैं वो यहीं से जनरेट होती हैं। नॉर्मली एक इंसान के अंदर 1 मिनट में 60 से 100 बार एसए नोड जो है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट करता है। यदि किसी कंडीशन में ये बंद हो जाए और तो ये जिम्मा एवी नोड उठा लेता है। एवी नोड जो है ये खुद से इंपल्सेस जनरेट करना शुरू कर देता है, जो नॉर्मली 40 से 60 तक जनरेट कर सकता है। यदि किसी वजह से ये भी बंद हो जाता है तो ये जिम्मा फिर उसके बाद बंडल ऑफ हिज उठाता है, जो नॉर्मली 40 से 60 बार इंपल्सेस जनरेट कर सकता है। अगर किसी कंडीशन में ये भी फेल हो जाते हैं बंडल ऑफ हिज, तो यही इंपल्सेस जनरेट करने की पावर इन फाइबर्स में भी है, जो राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच है, लेकिन ये केवल 20 से 40 बार ही इंपल्सेस जनरेट कर सकती हैं। और अगर किसी वजह से ये भी ब्लॉक हो जाता है, फेल हो जाता है, तो प्रकिंजी फाइबर्स भी इलेक्ट्रिक इंपल्सेस को जनरेट करने में सक्षम है। केवल वो 20 से 40 बार 1 मिनट में वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को जनरेट कर सकती हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा ईसीजी ग्राफ पेपर। यदि अगर हमने कभी देखा है आप लोगों ने, ईसीजी ग्राफ पेपर बेसिकली इस टाइप का एक ग्राफ पेपर होता है जिसमें कुछ ये
कॉलम्स बने होते हैं। ये जो बड़ा कॉलम है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं, यदि मैं इसकी बात करूं एक कॉलम की, तो इसको हम बोलते हैं लार्ज स्क्वायर। और जो अगर एक लार्ज स्क्वायर होता है, इसके अंदर 25 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। एक लार्ज स्क्वायर के अंदर 25 स्मॉल स्क्वायर होते हैं। अब जब ये पेपर ईसीजी मशीन में से बाहर आता है, तो बेसिकली इसकी एक स्पीड सेट की गई है, जो कि जब एक पेपर बाहर आता है तो यहां से लेकर एक लार्ज स्क्वायर को बाहर निकलने में जो टाइम लगता है वो होता है 0.20 सेकेंड का। ऐसे ही हम जो छोटा एक स्मॉल स्क्वायर है, इसको निकलने की स्पीड जो होती है वो होती है 0.04 सेकेंड की। 0.04 सेकेंड। लार्ज स्क्वायर को टाइम लगता है 0.20 सेकेंड का, स्मॉल स्क्वायर को टाइम लगता है 0.04 सेकेंड का। अब आते हैं हम ईसीजी के ऊपर कि ये क्या है, ये जो लाइंस ड्रॉ हुई हैं ये क्या है बेसिकली। अब पहले तो ये समझिएगा, हमने इस लाइन को नहीं देखना है, हमने बेसिकली वेव को देखना होता है। वेव माने देखिए ये लाइन है, ये लाइन है, लेकिन अगर ये ऐसे हो तो ये यहां से स्टार्ट होकर जो ये वाला पार्ट ये बना, ये वेव होती है, इसे हम वेव बोलेंगे, यानी कि तरंग। अब जब इलेक्ट्रिक इंपल्सेस यहां से ऐसे नोड से निकली, ये हार्ट का अपर पार्ट यानी कि एट्रियल पार्ट डीपोलराइज होता है। जब ये डीपोलराइज होता है तो एक वेव जनरेट होती है जिसे हम बोलते हैं पी वेव। पी वेव क्यों जनरेट हुई? जब ये आपका ऊपर वाला पार्ट डीपोलराइज हुआ। अब जब ये डीपोलराइज हुआ, इंपल्सेस नीचे आई, एवी नोड ने उसको कैच किया और नीचे ट्रेवल कराया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नीचे वाला पार्ट यानी कि वेंट्रिकल्स जो है हार्ट के, वो डीपोलराइज हुए। अब डीपोलराइज होने का मतलब उस समय जब ये डीपोलराइजेशन होगी तो उस समय क्या बनेगा? इस पार्ट को हम बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। यहां से लेकर यहां तक ये 3 वेव बनी है। अगर आप ध्यान से देखें, फर्स्ट वेव ये जो वेव बनी है इसको हम बोलते हैं क्यू वेव। यहां से लेकर ये जो वेव बनी इसको हम बोलते हैं आर वेव। और यहां से लेकर ये जो वेव बनी है ये वेव को हम बोलेंगे एस वेव। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बोला जाता है बेसिकली इसको। ये हमें क्या बताता है कि जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट है वो डीपोलराइज हुए। इसकी डीपोलराइजेशन को यानी कि इलेक्ट्रिक मूवमेंट की ये वाला पार्ट जो आया उसको हम कैप्चर करते हैं इन 3 वेव्स के कॉम्प्लेक्स के अंदर। अब क्योंकि ये दोनों जब डीपोलराइज हुए हैं तो उसके बाद ये रिलैक्स भी होंगे। जब ये रिलैक्स होंगे तो वो क्या कहलाएगा? रीपोलराइजेशन। अब जो इनकी रिलैक्स होने की एक्टिविटी है उसको हम नोट करते हैं एक और वेव के थ्रू। इसको हम बोलते हैं टी वेव। दोबारा मैं आपको बता रहा हूं कि हार्ट का एट्रियल पार्ट जब डीपोलराइज होगा तो क्रिएट होगी पी वेव। जब वेंट्रिकल्स जो है आपके डीपोलराइज होंगे यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो बनता है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स।
जब ये पार्ट रिलैक्स होगा यानी कि रीपोलराइज होगा तो क्रिएट होती है पी वेव। इसके बाद एक और वेव भी आती है यू वेव, बहुत कम देखने को मिलती है ये। अब यहां पे सीखने वाली बात ये है, अच्छा एक चीज और है कि हमने इसको स्क्वीज किया, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो हमने देख लिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट यहां हुआ और रिलैक्स यहां हुआ, दिख गया। लेकिन ये रिलैक्स हुआ इसका कहां दिखा हमें? बेसिकली जो इसकी रिलैक्सेशन है वो हम क्यूआरएक्स के पार्ट के अंदर ही देखते हैं। क्यूआरएक्स का कॉम्प्लेक्स का जो पार्ट है उसी के अंदर हमारे को इसकी रीपोलराइजेशन अपर पार्ट यानी कि एट्रियल की रीपोलराइजेशन समझ में आती है, वहीं से हम इसको रीड करते हैं। वो आप आगे आगे समझेंगे तो पता लग जाएगा आपको। अच्छा, अब इस वेव से हमें क्या पता लग रहा है? हमें ये पता लग रहा है कि पी वेव जब जनरेट हुई है तो हार्ट का अपर पार्ट यानी कि एट्रियल जो है वो डीपोलराइज हो रहा है और सडनली वो ओपन होता है और नीचे वाला पार्ट जो वेंट्रिकल्स हैं वो डीपोलराइज हो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब यहाँ पे डायग्नोसिस कैसे होता है ये हमें तो नहीं समझ में आया, ऐसे कि डायग्नोस कैसे करेंगे इसको? तो उसके लिए जो पैरामीटर्स हैं वो उसको देखा जाता है। लाइक मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ कि हमने अभी एक बात कही थी कि 0.4 सेकेंड लगते हैं एक स्मॉल स्क्वायर को ट्रेवल करने में मशीन से बाहर की तरफ, और पूरे लार्ज स्क्वायर को लगते हैं 0.20 सेकेंड। अभी जो पी वेव है यानी कि यहां से लेकर ये जो पी वेव जनरेट हुई है यहां से लेकर यहां तक जो नॉर्मल पी वेव का काउंट टाइम है, यानी कि जो पी वेव जनरेट होगी वो 0.12 सेकेंड यानी कि 3 स्मॉल स्क्वायर 0.12 सेकेंड से ऊपर नहीं होनी चाहिए पी वेव। अगर वो 3 स्मॉल स्क्वायर से यानी कि 0.12 सेकेंड से अबव है तो इट मींस कि जो आपका एट्रियल पार्ट है उसको डीपोलराइजेशन में ज़्यादा टाइम लग रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है, या वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई, या वो मिसिंग है। कई बार ऐसा कई पेशेंट में मिलता है कि वो मिसिंग होती है, पी वेव हमें शो ही नहीं होती। तो वो डायग्नोसिस उस तरीके से हम करते हैं कि वो क्यों है, वो हम आगे आगे वीडियोस में आपको बताऊंगा। मैं अभी बेसिक जानकारी आपको दे रहा हूँ। ऐसे ही अब पी वेव है, ये आर वेव है। पी वेव आर वेव स्टार्ट यहां से हुई है, पी जहां से स्टार्ट हुआ और आर जहां से स्टार्ट हुआ, इस जो ये जो टाइम है इसको हम कंसीडर करते हैं पी आर इंटरवल। पी आर इंटरवल का मतलब कि पी वेव के स्टार्ट होने का टाइम और आर वेव के स्टार्ट होने का टाइम, नॉर्मली जो ये टाइम होता है वो होता है आपका 0.12 सेकेंड्स टू 0.20 सेकेंड। यानी कि जब ये पी वेव स्टार्ट हुई उससे 0.20 सेकेंड के बीच में आर वेव भी शुरू हो जानी चाहिए, इसके बीच में ही। इससे ज़्यादा के टाइम नहीं लगना चाहिए। यदि इससे ज़्यादा टाइम लग जाता है तो इसका मतलब होता है कि पी आर इंटरवल इंक्रीज है, पी आर इंटरवल इंक्रीज है। इट मीन्स के जो आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस यहाँ पर पहुँचनी चाहिए थी और ये कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए था, इसको टाइम लगना चाहिए था 0.20 सेकेंड मैक्सिमम, लेकिन वो टाइम लग रहा है ज़्यादा। तो क्या मतलब कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को ट्रैवल करने में दिक्कत हो रही है। तो वो कहाँ दिक्कत हो रही है वो फिर हम यहाँ से रीड करते हैं। उसी तरीके से इसका डायग्नोस किया जाता है कि कैसे हमने पी वेव को रीड करा, कैसे हमने पी आर इंटरवल को रीड करा और उसको हमने इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की ट्रैवलिंग को देखा। बेसिकली ये था ईसीजी का बेसिक्स। इसके अलावा आगे आगे हम और आपको बताएंगे, जानकारी देंगे कि ईसीजी को रीड कैसे किया जाता है, हाउ टू डायग्नोज बाय ईसीजी। और मैं चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें
और यदि आपको कोई और टॉपिक के बारे में सीखना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।